हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल टारगेट विद ललन शर्मा। तो आज विद्यार्थी हम लोग पढ़ेंगे पुल्ली के कंसेप्ट पर प्रॉब्लम और फ्रिक्शन के साथ, क्योंकि इससे पहले हम लोग पुल्ली का कंसेप्ट पढ़ चुके हैं, लेकिन वहां पर फ्रिक्शन का केस नहीं था। तो सेम वही केस है, केवल फ्रिक्शन लग जाने की वजह से प्रॉब्लम में क्या फर्क आएगा वो हम ज्ञात करेंगे। यहाँ एक्सेलरेशन और टेंशन हम लोग ज्ञात करेंगे। तो आइए देखते हैं। पुल्ली विद फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड सरफेस, तो ये है। तो ये केस फर्स्ट है, एक इस टाइप का केस हो सकता है। तो ये पुल्ली से एक M1 ब्लॉक है और ये रिजल्टेंटली नीचे की ओर आ रहा है ए एक्सेलरेशन से। तो यही एक्सेलरेशन से एक्सेलरेशन ज्ञात करना है और स्ट्रिंग में टेंशन ज्ञात करना है। तो इसका टेंशन इधर की ओर होगा, आप लोग पढ़े होंगे। यहां से करना है तो यहाँ पे खड़े होकर अम्ब्रेला आप खोल दीजिए, जैसे जिस तरफ खुलता है वही टेंशन होता है। यहां भी खड़े होकर अम्ब्रेला खोल दीजिए, जिधर होता है वो टेंशन होता है। और बॉडी टू बॉडी मतलब पुल्ली की वजह से टेंशन चेंज नहीं होता है, ये बताया गया कंसेप्ट। तो यहां से यहां तक हर जगह स्ट्रिंग में टेंशन टी ही रहेगा। अब ये रिजल्टेंटली नीचे आ रहा है, चलिए ठीक है। तो जब ये मोशन करेगा तो जाहिर है कि इसमें जो फ्रिक्शन कार्य करेगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। यस, तो इक्वेशन बनाना होगा। अब ये M1 अगर है तो इसका M1G नीचे की ओर कार्य करेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या कार्य करेगा? नॉर्मल फोर्स कार्य करेगा। यस, और यहां भी M2 है तो ये M2G नीचे की ओर कार्य करेगा। चलिए देखते हैं। तो केस फर्स्ट में फॉर M1 के लिए इक्वेशन बनाते हैं। फॉर M1 के लिए इक्वेशन बनाते हैं। तो M1 बॉडी रिजल्टेंटली क्या है, उधर जाएगा तो T माइनस हो जाएगा T माइनस F K। नेट फोर्स कितना हो जाएगा? नेट फोर्स, ये काइनेटिक फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेगा तो जाहिर है कि नेट फोर्स T माइनस F K होगा, जो बचेगा वही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा M1A और F K काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, F K इक्वल टू होता है यहाँ पे क्या? म्यू N। F K इक्वल टू होता है म्यू N। तो ये चीज मैं पहले से यहां लिख देता हूं, F K इक्वल टू होगा म्यू N और म्यू N बराबर क्या? M1G। तो मैं ये चीज यहां पे लिख देता हूं। तो T माइनस हो जाएगा म्यू M1G। म्यू के स्थान पे म्यू के कर दीजिए अगर दिया है। यस, म्यू के जो दिया रहेगा, म्यू दिया रहेगा, म्यू भी प्रयोग करेंगे। इतना आया, इज इक्वल टू आया M1A। इक्वेशन 1 आप कर दीजिए, इक्वेशन 1 कर दीजिए। अब कहेंगे फॉर मास M2 के लिए इक्वेशन बनाइए। M2 के लिए ये बॉडी M2 रिजल्टेंटली नीचे की ओर जाएगा, तो नेट फोर्स जो हो जाएगा M2G माइनस T हो जाएगा। नेट फोर्स जो हो जाएगा M2G माइनस T इज इक्वल टू M2A। ये हो जाएगा इक्वेशन 2। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। समीकरण 1 और 2 को क्या करते हैं? जोड़ेंगे तो टी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा कैलकुलेशन करने पर आएगा M2G माइनस म्यू के M1G इज इक्वल टू, ऐड कर रहे हैं तो इधर आएगा M1 प्लस M2 इंटू ए। तो ए इज इक्वल टू यहां से आ जाएगा M1 प्लस M2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा M2G माइनस म्यू के M1G अपान M1 प्लस M2 हो जाएगा। एक्सीलरेशन आ जाएगा आपका। एक्सीलरेशन आ गया। हाँ, एक्सीलरेशन आ गया तो आप चाहे तो G कॉमन ले लीजिए यहां पे। चलिए एक लाइन और लिख देते हैं। ये हो जाएगा M2 माइनस म्यू के M1, बाहर G कर लीजिए
अपॉन m1 प्लस m2, इतना आ गया। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, या कहीं भी रखिए, आप कैलकुलेशन करना है। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो चलिए यहां पे रखते हैं। तो ये हो जाएगा t माइनस म्यू के m1g बराबर m1a। ए के स्थान पे अब ये वैल्यू हमको लिखना चाहिए, तो ए के स्थान पे लिखेंगे m2 माइनस म्यू के m1 अपॉन m1 प्लस m2, इतना आ रहा है। यस, तो t इक्वल टू, इसको उस तरफ ले आएंगे तो m1g यहां पर भी है, m1g इसमें भी मिल रहा है, तो हम लोग कॉमन भी ले सकते हैं m1g। तो यहां पे आ रहा है m1g, अगर हम कॉमन ले लें, इसको उस तरफ ले जाएंगे m1g, तो हो जाएगा म्यू के प्लस हो जाएगा m2 म्यू के m1 अपॉन m1 प्लस m2, ये इतना कंसेप्ट हो जाएगा। हाँ, इसको हम एलसीएम लेके उपयोग करेंगे, तो ये हो जाएगा m1g इन ब्रैकेट, यहां पे हो जाएगा m1 प्लस m2, एलसीएम लेंगे हम लोग, इसका यहां पे गुणा करना पड़ेगा, इसका यहां पे गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा m1 म्यू के प्लस m2 म्यू के प्लस m2 माइनस म्यू के m1, आपका ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहां यार अब ये कैलकुलेशन करेंगे, m1g इन ब्रैकेट हो जाएगा, ये दोनों में से m2 हम लोग कॉमन ले लेंगे, m2 कॉमन ले लेंगे अगर, तो हो जाएगा म्यू के प्लस 1, बाहर आया m2 अपॉन क्या m1 प्लस m2। तो पहली बात, ये कोई फार्मूला नहीं है जिसे आप याद करेंगे। अब हमारा सब हो गया m1 m2 g इन ब्रैकेट 1 प्लस म्यू के अपॉन m1 प्लस m2, किसके बराबर, टेंशन के बराबर। ये इक्वेशन आपका आया, ये इक्वेशन आपका सॉल्व करने पर आया। तो अब इसमें कुछ भी पढ़ने वाली चीज नहीं है, इसमें आपके लिए केवल 2 लाइन, आपको ये एक इक्वेशन ये कीमती है, एक इक्वेशन ये, उसके बाद तो मैथ है, लड़का विलोपन बेस से यही प्रॉब्लम, जैसे m1 m2 है तो आपको कैलकुलेशन बड़ा लग रहा होगा, यही 2 किलोग्राम 8 किलोग्राम कुछ इस टाइप से कर देगा, तो यही प्रॉब्लम आपको क्या हो जाएगा, जब कैलकुलेशन करेंगे तो वैल्यू छोटा छोटा आएगा, आसानी से हल हो जाएगा। यहां भी एकदम सब कुछ कैलकुलेशन की दृष्टि ठीक है, मतलब न्यूमेरिकल में जो काम करना है 100% वही काम यहाँ पे किया गया। तो आपको ध्यान देना, अगर यहाँ फ्रिक्शन वाला कोई सवाल आता है तो टेंशन इधर कार्य करेगा, तो फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में नेट फोर्स के लिए क्या कार्य करेंगे, T माइनस एफ के कार्य करेंगे। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, फ्रिक्शन एक सेकंड केस आप देखें, सेकंड केस में एक ये भी हो सकता है इंक्लाइंड प्लेन वाला, तो ये केस हो सकता है कि कोई बॉडी इस पे हो और वो एक घिरनी के द्वारा यहां लटक रहा हो, इस टाइप का केस अगर कोई होगा तो यहां भी ये प्रॉब्लम तभी होगा जब ये बॉडी नीचे की ओर आए, टेंशन वगैरह जो भी निकालना होगा। तो ये केस है क्या, रिजल्टेंटली m1 जो है नीचे की ओर आ रहा है, तो जाहिर है कि m2 ऊपर की ओर जाएगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या कार्य करेगा, फ्रिक्शन फोर्स कार्य करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स कार्य करेगा। तो टेंशन m1g नीचे की ओर, m1 है ऊपर की ओर, तो इसका नेट फोर्स हो जाएगा, ये रिजल्टेंटली नीचे की ओर आ रहा है, तो नेट फोर्स हो जाएगा m1g माइनस टी, ये नेट फोर्स हो जाएगा। हाँ चलिए देखते हैं, तो पहला इक्वेशन बनाते हैं, नेट फोर्स। तो नेट फॉर m1
फॉर m1 के लिए क्या है, तो हो जाएगा नेट फोर्स m1g माइनस टी इक्वल टू m1a। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। चलिए अब फॉर m2 दूसरे पिंड के लिए सोचते हैं। तो m2 के लिए पहले नॉर्मल लिख लेते हैं, इसकी जरूरत लगेगा। नॉर्मल हो जाएगा m2g cos थीटा। तो देखिए जो इसका ये m2 है तो m2g नीचे की ओर कार्य करेगा। अगर ये कोण थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। तो इसका ये कंपोनेंट m2g cos थीटा होगा और इसके अपोजिट डायरेक्शन में प्लेन के परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन होता है और इसका ये कंपोनेंट m2g sin थीटा होगा। यस, तो फ्रिक्शन निकाल लें तो एफ के इक्वल टू होगा म्यू के इंटू एन होता है, या m2g या हो जाएगा म्यू के m2g cos थीटा हो जाएगा। ये काइनेटिक फ्रिक्शन आपका हो गया। चलिए ठीक है, इस केस में नेट फोर्स देखते हैं, क्योंकि m2 बॉडी जाएगा रिजल्टेंटली उधर जाएगा, तो t माइनस इन सबको टोटल जोड़ लिया जाए। टोटल मतलब m2g sin थीटा और प्लस क्या, काइनेटिक फ्रिक्शन, और काइनेटिक फ्रिक्शन का मान हम निकाल चुके हैं। तो ये हो जाएगा म्यू के m2g cos थीटा, ये हो जाएगा इक्वल टू m2a। इक्वेशन 2 हो गया। अब बस इसके बाद फिजिक्स जो है यहीं समाप्त हो जाता है। अब इसके बाद कैलकुलेशन करना है, तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 और 2 को ऐड करेंगे तो टी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। चलिए उतारते हैं। तो ये हो जाएगा m1g माइनस m2g sin थीटा, ये भी माइनस अंदर खोल सकते हैं, माइनस हो जाएगा म्यू के m2g cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा m2a। इतना हो जाएगा, तो इसमें कोई कैंसिल होने वाला नहीं है। तो a इक्वल टू हो जाएगा, हाँ g हर जगह कॉमन हो सकता है इसमें, यहां भी g है, यहां भी, यहां भी। चलिए ठीक है, तो हो जाएगा m1 माइनस हो जाएगा m2 sin थीटा माइनस म्यू के m2 cos थीटा, बाहर हो जाएगा g अपान m2। ये हो जाएगा एक्सीलरेशन विद्यार्थी। सॉरी, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। यस, ये दोनों को ऐड करना था तो इधर आपने तो ऐड किया और ये वाला यहां नहीं लिखे। यहां होगा ऐड करने क्या, m1 प्लस m2 इंटू ए होगा, तो यहां भी हो जाएगा m1 प्लस m2। यस, तो इतना बटे m1 प्लस m2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ये मतलब समीकरण 1 2 को जोड़ने पर, तो ये एक्सेलरेशन आ गया। अब इसमें कोई सरल करने वाली बात नहीं, यही आपका आंसर हो जाएगा। एक्सेलरेशन अगर पूछेगा तो कोई फार्मूला यहां पढ़ता लिखता नहीं है, बस ये हल करने का तरीका। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर, जहां पे आपको ठीक लगे वही रखना है और हल करना है, बस केवल हल करना है। तो ये रखा जाए, कहीं भी रख देते हैं, टू में रख देते हैं। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2। चलिए 2 में रखते हैं। तो ये t निकालना है, तो ये तो उधर जाएगा, तो इसी वक्त लेके चलते हैं, सब पॉजिटिव हो जाएगा। तो t इक्वल टू हो जाएगा, सबको उधर ले चलेंगे, m2g sin थीटा प्लस म्यू के m2g cos थीटा। ये उधर ले गए इसलिए पॉजिटिव हो गया।
प्लस m2a है। अब a की इतनी बड़ी वैल्यू आई है, a की इतनी बड़ी वैल्यू आई है, a की इतनी बड़ी वैल्यू आई है, तो हमें लिखना चाहिए m1 माइनस m2g। इसका मतलब g से मैं गुणा भी कर लूं, चलो छोड़ो, ऐसे रखो, हाँ इसको रखो, ये पूरा एक का मान रखो, m1 माइनस m2 साइन थीटा माइनस म्यू के m2 कॉस थीटा, और ये g हो जाएगा अपान m1 प्लस m2। ये केस होगा। अब इसी को थोड़ा सरल करना है, सरल करने के लिए हम लोग यहां चलते हैं। तो यहां पे एलसीएम हम ले लिए क्या, m1 प्लस m2, ये करेंगे। तो m1 प्लस m2 से हमें क्या करना होगा, गुणा करना होगा इसमें। तो चलिए एक बार m1 से गुणा करते हैं, एक बार m1 से गुणा करते हैं, सब में m1 से गुणा करना होगा, m1 से इसमें गुणा करेंगे। तो m1 m2 g, m1 m2 g साइन थीटा, m1 से गुणा किए, फिर m1 से यहां भी गुणा कर दें, प्लस म्यू के m1 m2 g कॉस थीटा। m1 से गुणा किए अभी, केवल अभी m2 से गुणा करना है। तो m2 से गुणा करना है तो फिर हो जाएगा प्लस तो हाँ विद्यार्थी ध्यान दें, तो हम लोग जब इसे हल किए तो हमारा एक्सेलरेशन इतना आया था। उसके बाद है पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 जो हमारा ये था, इसी में हम लोग वैल्यू रखेंगे। तो जगह की कमी पड़ रही थी, इसीलिए हमने बोर्ड को इतना साफ कर दिया, इधर वाले को कोई आवश्यकता नहीं थी, इक्वेशन 2 में रखे हैं। तो ये चीज उस तरफ जाएगा, इधर आएगा, इधर था क्या था, m2 a करके था, यस। तो ये उस तरफ गया तो t इक्वल टू आया, t इक्वल टू यही चीज उस तरफ गया तो प्लस हो गया, और इधर क्या था, बराबर इक्वेशन 2 में यहां पे था बराबर m2a, यस था, इस टाइप से था। तो ये वैल्यू उसी में रखे हैं, एक्सेलरेशन वाला। तो m2a के स्थान पे जो हमारा वैल्यू यहाँ पे आया है ये रखे हैं। अब इसको, अब इतनी बड़ी वैल्यू को जोड़ना है तो जाहिर ज्यादा जगह की आवश्यकता थी, तो इसीलिए हमने इसको पूरा फिगर वगैरह हटा दिया। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, जब हम आंकिक वैल्यू रखेंगे तो ये क्वेश्चन बड़ा नहीं लगेगा, क्योंकि कट पिट के सब बहुत छोटा आ जाएगा, मतलब बहुत आसान होगा न्यूमेरिकल लगाना, यस। तो अब देखिए, तो इसके बाद क्या, m1 प्लस m2 क्या कर लिए, एलसीएम ले लिए, यहां से यहां तक एलसीएम ले लिए, और m1 का ही दोनों में गुणा किए, फिर m2 का दोनों में गुणा किए, और इसमें दो इधर से और दो इधर, देखिए यहां लिखते जा रहे थे, जगह कम था तो यहां दो पद लिख दिए। तो ये इससे कट रहा है, ये इससे कट रहा है, तो कैलकुलेशन करने पर इतनी छोटी वैल्यू हमको मिल रही है। अब यहां से हम देख रहे हैं विद्यार्थी, m1 m2 g हमको कॉमन मिल रहा है। तो m1 m2 g हमको कॉमन मिल रहा है, तो जो बच रहा है m1 m2 g कॉमन मिला है तो यहाँ 1 मिला, प्लस m1 m2 g कॉमन मिला तो यहाँ तो साइन थीटा मिल रहा है। m1 m2 g cos थीटा g कॉमन लिए हैं तो ये प्लस म्यू के cos थीटा मिल रहा है, और ये इस टाइप से लिखो, m1 m2 और यहाँ g लगा दे रहे हैं, अपान क्या, m1 प्लस m2। ये किसके बराबर हो रहा है, t के बराबर हो रहा है, ये t के बराबर हो रहा है। तो अब यहां कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं विद्यार्थी। तो इस सेकंड वाले केस में, इंक्लाइंड प्लेन के केस में हमें एक्सेलरेशन ज्ञात करना होगा और हमें टेंशन ज्ञात करना होगा, और उसके साथ फ्रिक्शन लगा होगा। जब फ्रिक्शन लगा होगा तो प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं ये हम आपको बता चुके हैं, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए।
हाँ स्टूडेंट्स, अब देखें हम लोग फ्रिक्शन के बारे में अब ये काफी कुछ पढ़ चुके हैं, लेकिन हमें आज थोड़ा सा रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में बताना है, जो कि किताब में कंसेप्ट बहुत कम है। ये थ्योरेटिकल जो है बहुत जरूरी है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन इससे बहुत ज्यादा बन रहा है, तो हम इस पर चर्चा करना जरूरी समझ रहे हैं। तो एक होता है फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन दो प्रकार के होते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन भी दो प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन होता है दो प्रकार का। नंबर एक होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन में हम लोग पढ़ भी चुके हैं। तो इस टाइप से जो गुटका खींचा जाता है, इनके भी जो फ्रिक्शन कार्य करता है वो क्या है, वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन के अंतर्गत आता है, जो सड़क कर जाता है। और दूसरा है रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन के अंतर जैसे हम लोग साइकिल चलाते हैं या कोई बेलन है, इस टाइप से जो ये रोटेट करते हुए आगे बढ़ता है, जो रोटेट करते हुए आगे बढ़ता है, इस टाइप से जो रोटेट करते हुए आगे बढ़ता है, यहां इस दशा में जो यहां फ्रिक्शन कार्य करेगा दोनों के बीच, सरफेस और व्हील के यहां के बीच जो फ्रिक्शन कार्य करेगा, वो फ्रिक्शन को क्या नाम देते हैं? ये फ्रिक्शन का नाम है रोलिंग फ्रिक्शन। बस इतनी बात हमें बतानी थी आपको, रोलिंग फ्रिक्शन। अब रोलिंग फ्रिक्शन को और ठीक तरीके से समझना है, हमें बताना है। रोलिंग फ्रिक्शन का मान जो है, रोलिंग फ्रिक्शन एफ आर प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन के प्रोपोर्शनल होता है। और रोलिंग फ्रिक्शन व्हील के रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। व्हील के रेडियस के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो रोलिंग फ्रिक्शन बराबर हो जाएगा म्यू आर इंटू एन अपान आर हो जाएगा। ये कंसेप्ट बताना था। वेयर एन इक्वल टू हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन एन जो है, और स्मॉल आर आपका है रेडियस ऑफ द व्हील है, रेडियस ऑफ द व्हील हो गया। अब बचता है म्यू आर। तो कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन, कोफिशिएंट COWF कोफिशिएंट, COE कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन, ये म्यू आर हो गया, कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। और एफ आर क्या है? एफ आर है हमारा रोलिंग फ्रिक्शन। यस। तो ये सबका मतलब है, मैं आपके लिए यहां पे लिख दिया हूं। एक चीज और, ये आ गया यहां पे। तो रोलिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू होता है म्यू आर एन अपान एयर। तो आपको ये जानना है कि रोलिंग फ्रिक्शन का मान नॉर्मल रिएक्शन के प्रोपोर्शनल होता है, और रोलिंग फ्रिक्शन का मान व्हील के रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये आपका इक्वेशन हो गया। अब इसमें जो आपके लिए जानकारी है, एक ये होता है रोलिंग फ्रिक्शन म्यू आर। एक कंसेप्ट यहां पे ये बनता है, ये आप जान लीजिए। म्यू आर इज लेस देन होता है म्यू के, इज लेस देन होता है म्यू यस। ये रिलेशन आपको जानना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। तो इसका मतलब ये रोलिंग फ्रिक्शन की दशा में जो कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन, ये बहुत चीज है, ध्यान दें। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ये भी सत्य है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन एंड कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। ये भी ठीक है। सबसे कम मान कितना होता है? कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन इज
वेरी लो मतलब सबसे कम है। कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन का जो वैल्यू होता है वो म्यू के से कम होता है और म्यू यस से भी कम होता है। कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन से भी कम होता है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से भी कम होता है। तो ये रिलेशन आपको जानना है। तो ये लाइन हमेशा के लिए सत्य है। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन एंड कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। तो ये लाइन यहां पे जरूरी है आपके लिए, इतना ये जानना चाहिए। एक चीज और इसमें ज्ञानवर्धक चीज है, तो जो म्यू के और म्यू एस है, म्यू के बराबर म्यू एस, म्यू के और म्यू एस, म्यू के म्यू एस क्या है, ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। नोट में आपको आपके लिए एक लाइन ये है, म्यू के एंड म्यू एस आर डायमेंशन लेस कांस्टेंट but mu r has dimensions of r, dimensions of small r। ध्यान दें, बहुत कीमती लाइन है। कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन डायमेंशन लेस होता है, जबकि कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन ये डायमेंशन लेस नहीं होता है, ये इसका डायमेंशन रेडियस के डायमेंशन के बराबर होता है। अर्थात इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशंस ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन हो जाएगा क्या, एल। तो रेडियस भी क्या है, ये भी दूरी है, तो उसका हो जाएगा ये। तो म्यू आर का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, एल होगा। तो ये ध्यान देना, ये कहां से आया, रटना नहीं भाई। तो म्यू आर इक्वल टू, अरे भाई म्यू आर, यहां फार्मूले देखिए, म्यू आर इक्वल टू ये आर से गुणा होगा, एफ आर गुणे आर अपान एन। तो एन नॉर्मल रिएक्शन ये भी फोर्स है और फ्रिक्शन फोर्स ये भी फोर्स है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा कौन यहाँ आर। तो आर बचेगा, तो म्यू आर क्या होगा, म्यू आर ये डायमेंशन लेस नहीं है, इसका डायमेंशन रेडियस के डायमेंशन के बराबर होता है, और रेडियस का डायमेंशन हम लोग जानते हैं वो कितना होता है, एल होता है। तो ये एक लाइन आपका यहाँ ये कीमती मिल रहा है आपको। और विद्यार्थी, रोलिंग फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में एक चीज जो हमको और बतानी है आपको, वो ये है, वो साइकिल के विषय में है। रोलिंग फ्रिक्शन का केस है वो क्या है, वो साइकिल के केस में है। जैसे यहाँ आपका सीट रहता है, चलिए ये अगर आपका, हाँ इस डायरेक्शन, अगर आपका वो चल रहा है साइकिल, मोशन का डायरेक्शन ये है, मोशन का डायरेक्शन ये है साइकिल का, तो जो पीछे वाला चक्का होता है, थोड़ा सा ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। पीछे वाला चक्का ये पीछे जाने की कोशिश करता है, वास्तव में पीछे वाला चक्का इस टाइप से घूमता है, वो पीछे जाने की कोशिश करता है, पीछे जाने की कोशिश करता है। तो इसका जो डायरेक्शन होगा रोलिंग फ्रिक्शन में, पीछे वाले साइकिल, मैं साइकिल की बात कर रहा हूं, ध्यान दें, साइकिल में जो पीछे वाला चक्का उसके रोलिंग फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा, आगे की ओर होगा। और आगे वाला चक्का आप जानते हैं, जब हम लोग पीछे वाला चक्का को घुमाते हैं तो आगे वाला चक्का चलने के लिए मजबूर होता है। तो आगे वाले चक्के का कोई कोशिश नहीं होता, वो तो पीछे की वजह से मजबूरन चलता है। तो ये आगे की ओर ही जाना चाहता है, इसके फ्रिक्शन फोर्स का रोलिंग फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये पीछे की ओर। तो पीछे वाले चक्के का फ्रिक्शन का जो डायरेक्शन होगा वो आगे की ओर होगा और आगे वाले का पीछे की ओर, तभी ये हमारा बैलेंस बना रहेगा। तो ये कॉन्सेप्ट एक साइकिल के विषय में बताना था, जो कि डायरेक्शन के लिए केवल बताना था, और हम समझते हैं ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। ये पीछे वाला चक्का जो है, कचरा जो फेंकता है पीछे की ओर फेंकता है, इधर मतलब पीछे वाला चक्का वास्तव में पीछे जाने की कोशिश करता है। तो कोशिश के अपोजिट डायरेक्शन में क्या कार्य करेगा, फ्रिक्शन, यस। और आगे वाले चक्का की कोई विशेष कोशिश नहीं है, फिर भी ये माना जाता है आगे जाने की कोशिश कर रहा है, तो इसका फ्रिक्शन फोर्स पीछे की ओर लिया जाता है। तो इतना ही हमें कॉन्सेप्ट विद्यार्थी बताना था, आप इसे कॉपी कर लीजिए, आप मेहनत से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।